एक तरफ कांग्रेस जनता पार्टी ने साफ चेतावनी दी है कि अगर आंदोलन में शामिल किसी भी छात्र को बिना ठोस आधार पर फंसाने की कोशिश की गई या उसके खिलाफ गलत एफआईआर दर्ज की गई तो जंतर मंतर पर फिर से एक बड़ा आंदोलन होगा। दूसरी तरफ कई मीडिया रिपोर्ट्स में हाल ही में यह दावा किया गया है कि पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान मौजूद 100 सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का विश्लेषण कर 2873 लोगों की पहचान की है। इनमें से 989 लोगों के खिलाफ पहले से हत्या के प्रयास, डकैती, रेप, महिलाओं के खिलाफ अपराध, आर्म्स एक्ट, झपट्टामारी, अपहरण और एनडीपीएस जैसे गंभीर मामले रिकॉर्ड होने का दावा किया जा रहा है। यहीं से ये पूरा मामला बेहद संवेदनशील हो जाता है। अगर पुलिस के दावों को सही मान भी लिया जाए तब भी एक सवाल यहाँ पर उठता है। इस प्रदर्शन में अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 40 से 50 हज़ार लोग शामिल हुए थे। ऐसे में 900 लोगों का आंकड़ा कुल प्रदर्शनकारियों का लगभग 1 से 2% बैठता है। यानी 98 से 99% से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिन पर किसी आपराधिक रिकॉर्ड का दावा नहीं किया जा रहा। लेकिन कानून की नज़र से देखें तो तस्वीरें साफ हैं। अगर कोई व्यक्ति पहले से हत्या, लूट या अन्य गंभीर मामलों में आरोपी है या उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं तो पुलिस का उस पर नज़र रखना और कानून के मुताबिक कार्रवाई करना पुलिस की जिम्मेदारी है। ऐसे लोगों को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि वो किसी प्रदर्शन का हिस्सा बनाए गए हैं, लेकिन क्या उन्हें पकड़ा जा सकता है, एक बड़ा सवाल है। दिल्ली पुलिस की जांच के अनुसार 100 वीडियो का विश्लेषण किया गया है। दावा है कि 101 लोगों का नाम गंभीर मामलों में दर्ज है, 62 लोगों का नाम हत्या के प्रयास में, 284 लोगों का नाम डकैती के लूट में, 61 लोगों का दुष्कर्म में और 229 लोगों का आर्म्स एक्ट, 135 का झपट्टेमारी, 19 का अपहरण और 67 लोगों पर एनडीएस की मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, कई ऐसे लोगों का भी पहचान का दावा किया जा रहा है जिनके खिलाफ 10 से ज़्यादा मुकदमे ऑलरेडी दर्ज हैं। हालांकि ये भी याद रखना ज़रूरी है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज होना और अदालत से दोषी साबित होना दोनों अलग अलग बातें हैं। अंतिम फैसला अदालत ही करती है हमारे देश में। उधर सीजेपी का कहना है कि उनका आंदोलन छात्रों का आंदोलन था और निर्दोष छात्रों को किसी भी कीमत पर परेशान नहीं किया जाना चाहिए। संगठन का यह भी दावा है कि अगर कोई व्यक्ति वास्तव में अपराधी है, हिस्ट्री शीटर है या उसके खिलाफ गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड हैं तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए अगर उसने वहाँ पर हिंसा की है। लेकिन छात्रों को अपराधियों के साथ जोड़कर कार्रवाई करना किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहीं दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी होती है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो सवाल उठेंगे कि जिन लोगों की पहचान हुई उनके खिलाफ कानून क्यों लागू नहीं हुआ, और अगर बिना पूरी जांच के बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां होती हैं तो ये आरोप लगेगा कि आंदोलन में शामिल निर्दोष छात्रों को फंसाया जा रहा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा असमंजस भी है। यही वजह है कि इस पूरे मामले में जल्दबाजी से ज़्यादा पारदर्शिता की यहाँ पर ज़रूरत नज़र आ रही है। दरअसल दिल्ली पुलिस पहले भी हाई अलर्ट के दौरान आरक्षण अपराधियों पर नज़र रखती आई है। 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, राष्ट्रीय आयोजन हो, इनसे पहले बड़ी संख्या में हिस्ट्री शीटर, बैड करेक्टर और हैबिचुअल ऑफेंडर्स को एहतियातन डिटेन कर लिया जाता है दिल्ली पुलिस के द्वारा। हाल ही के दिनों में चले ऑपरेशन चक्र और ऑपरेशन सशस्त्र के दौरान भी दिल्ली पुलिस ने खुद इस बात को बताया कि कई आरक्षण अपराधियों को एहतियातन हिरासत में लेकर उनकी गतिविधियों पर लगातार नज़र रखी गई। ऐसे में सवाल भी उठना स्वाभाविक है कि क्या इस प्रदर्शन में मौजूदा कुछ ऐसे भी लोग थे जो पहले से पुलिस के रिकॉर्ड में थे और उनकी पहचान पहले ही हैबिचुअल ऑफेंडर्स के रूप में दर्ज थी, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि पुराने रिकॉर्ड वाले लोगों को इस मामले से जोड़कर इस कार्रवाई को दिखाया जा रहा है। इसका जवाब केवल निष्पक्ष और पारदर्शिता से अगर जांच होगी तभी सामने आएगा। सबसे ज़रूरी बात यही है कि अगर दिल्ली पुलिस किसी भी व्यक्ति को इस प्रदर्शन के संबंध में गिरफ्तार करती है तो उसके खिलाफ मौजूद सबूत भी सार्वजनिक रूप से पेश किया जाना चाहिए, वो सबूत जो जंतर मंतर का हो। यदि किसी की पहचान सीसीटीवी, वायरल वीडियो, डिजिटल फोरेंसिक या अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों से हुई है तो उसी आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे न केवल निर्दोष लोगों का भरोसा बना रहेगा बल्कि पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल कम उठेंगे। हमारी कोई सहानुभूति उन लोगों के साथ नहीं है जिनका आपराधिक इतिहास रहा है या जिन्होंने कानून तोड़ा है, लेकिन उतनी ही मजबूती से ये भी कहा जाना चाहिए कि किसी भी निर्दोष छात्र या शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी को केवल भीड़ का हिस्सा होने की वजह से आरोपी नहीं बनाया जाना चाहिए। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के सामने सिर्फ कानून लागू कराने की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि जनता का भरोसा बनाए रखने की भी एक अहम चुनौती है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हर गिरफ्तारी से पहले तथ्यों की पूरी जांच हो,
हर आरोपी की निष्पक्ष फैक्ट चेक किया जाए जैसे दिल्ली पुलिस कर रही है, और उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान मौजूद हैं। यही कानून का तकाजा भी है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी भी है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस, ये सभी जानते हैं कि एहतियात के तौर पर कभी भी हिस्ट्री शीटर, बैड कैरेक्टर्स और जो आदतन अपराधी जो हैं इनको डिटेन कर लेती है। ऐसे में सवाल सिर्फ यही उठता है कि ये जो मामला सामने आया जिसमें एक लिस्ट दिल्ली पुलिस ने जारी की है, इन लोगों के खिलाफ अगर जंतर मंतर पर हिंसा करते हुए, प्रदर्शनकारियों को उकसाते हुए, पुलिसकर्मियों को पीटते हुए या किसी भी तरह का गलत काम करते हुए इनके पास तथ्य मौजूद हैं, एक्चुअल फैक्ट हैं, तभी इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ दिल्ली पुलिस अगर ये कह दे कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के तौर पर या फिर ये लोग यहाँ पर मौजूद थे, उतने भर से काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि यह आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ है और आंदोलन दोबारा से एक बड़ा रूप ले सकता है। तो पूरे मामले में दिल्ली पुलिस का जो असमंजस है वो ये है कि एक तरफ दबाव ये है प्रदर्शनकारियों की तरफ से कि कार्रवाई ना की जाए, और दूसरी तरफ जो आंकड़े अब कथित दिखाए जा रहे हैं, इन आंकड़ों में कितनी सत्यता है। क्या वो जो हिस्ट्री शीटर पकड़े गए हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर्स पकड़े गए हैं, वो जो लोग बैड कैरेक्टर हैं पकड़े गए हैं जिन पर पहले से दिल्ली पुलिस बता रही है 10-10 मुकदमे हैं, क्या उनका ठोस सबूत दिल्ली पुलिस के पास है उनकी तस्वीरों के साथ जब वो जंतर मंतर पर ये ऑफेंड कर रहे थे? अगर है तो कोई दो राय नहीं है कि उन्हें गिरफ्तार करके उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। पूरे मामले को किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।